नमस्कार। आज के अध्याय में एक महत्वपूर्ण चीज़ हम सीखेंगे कि पटना हाईकोर्ट का वो निर्णय जिसके तहत कुछ कार्रवाइयाँ थी अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 420, सेक्शन 467 एंड विद सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसको कि क्वैश कर दिया गया। तो क्या क्या दाव पेच पक्षकारों के रहे, क्या मामले के फैक्ट्स थे, किन किन लॉ पॉइंट को जो है कंसिडर किया गया, मैं आपको समझाऊंगा आज के अध्याय में सामान्य भाषा में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन पब्लिक सर्वेंट्स पर कार्रवाइयाँ होती है 420 में या फॉर्जरी में या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो उन कार्रवाइयों से बचने के लिए कानूनी उपचार क्या है, रेमेडी क्या है, उसकी जानकारी होना आपका आवश्यक है। देखो, संविधान में हमको अधिकार दिया है राइट टू लाइफ का और राइट टू लिबर्टी का, पर ये सिर्फ बुकिश नहीं होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल वे में होगा और जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल होंगी तो कम से कम हमारे राइट्स जो है अफेक्ट नहीं होंगे। अदरवाइज आए दिन जो है मुलजिम बनेंगे, हमारे राइट्स जो है वो अफेक्ट होंगे एंड डेफिनेटली द ऑनेस्ट ऑफिशियल्स विल लीव द गवर्नमेंट जॉब। तो ऐसा ना हो और सरकार का भी मान बना रहे और हमारे ऊपर जो है इस तरह के संकट नहीं आए। तो वहाँ पर आपके अधिकार क्या है ये मैं डिस्कस करूँगा आज की वीडियो के अंदर। तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए ताकि हम एज़ पर लॉ जो है प्रोसीड कर सकें। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट का नाम है सुधीर बनाम स्टेट। जजमेंट जो है ये पटना हाईकोर्ट का है और 19/9/2023 का एक बिग जजमेंट दिया है इन फेवर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। साथियों, इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं कि जो पिटिशनर हैं ये मूव हुए थे बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द विजिलेंस केस, जिसमें कंसर्न ट्रायल कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया था अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी विद सेक्शन 465, 467, 468, 471, 477A एंड 120B ऑफ आईपीसी। और इसके अलावा सेक्शन 13(2) और 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी यहाँ पर मौजूद था। इनका ये तर्क था कि जो ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस है इट इज़ मैकेनिकल एंड विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं अक्सर कई वीडियो में आपको स्पेसिफिक कर चुका हूँ कि जो भी ऑर्डर प्रशासनिक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी पारित करते हैं उनको रीज़न देने होंगे। अगर वो रीज़न नहीं देते हैं तो ऑर्डर विल बी इम्प्यूग्न एंड अनरीजन, और ऐसा ऑर्डर किसी भी रूप में स्टैंड नहीं कर सकते हैं। और इंद्रजीत सिंह यादव के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में डिटेल जो है गाइडलाइंस भी दी है। उनका फर्दर सबमिशन है कि कंट्रोवर्सी कैन बी एप्रिशिएटेड बेटर इफ द फैक्ट ऑफ द केस आर रिकॉर्डेड इन समरी। उनका अगला सबमिशन ये है कि जो एफआईआर है ये इंस्टीट्यूट हुई है बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है 24/3/2005 की, जो कि इंस्टीट्यूट की गई है बाय द कंप्लेनेंट, जो कि एलिज करता है दैट ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द विजिलेंस कमेटी ऑफ ग्राम पंचायत एंड फर्दर द दी देन मुखिया एंड द दी देन पंचायत सेक्रेटरी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने जब इस मामले में जांच करी तो इसने इन्फॉर्म किया बीडीओ को कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गवर्नमेंट राइस जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बीडीओ ने जो है इंटरेस्ट करा इंक्वायरी को टू अ वेटनरी डॉक्टर, बट देयर आफ्टर नथिंग वॉज डन फॉर नियर बाय 1 ईयर। उसके बाद 1 साल तक कोई भी कार्रवाई जो है इस मामले में नहीं हुई। क्लियर है? तो यहाँ पर जो अपने लाइन्स पड़ी है उसको हमको 3 हिस्सों में जो है बांटना पड़ेगा। कि सबसे पहली बात, जो कंप्लेनेंट है इसी शिकायत करी बीडीओ को, बीडीओ ने शिकायत इंटरेस्ट कर दी डॉक्टर को और डॉक्टर ने 1 साल बाद भी कोई जांच निष्कर्ष जो है नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नो इंक्वायरी रिपोर्ट वॉज रिसीव्ड फॉर 1.5 ईयर। और जो कंसर्न बीडीओ है इसने 2 लेटर जो है लिखे, एक तो है 15/7/2004 का, दूसरा है 28/7/2004 का, और ये रेफर हुए एसएचओ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो बीडीओ है उसने 2 लेटर जो है लिखे, एक तो है 15/7/2004 का, दूसरा है 28/7/2004 का, और ये कंसर्न एसएचओ को जो है दिए गए थे फॉर टेकिंग द प्रॉपर एक्शन, बट नथिंग वाज डन। एंड देयर आफ्टर जो कंप्लेनेंट था उसने कंप्लेंट दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना को, और उसके बाद इस मामले में कार्रवाई को इनिशिएट हुआ, बट कोई भी प्रॉपर इंक्वायरी ना तो होल्ड हुई, और जिस कॉन्सिक्वेंस में फर्दर जो है रेमेडी सिक्योर करनी पड़ी और अल्टीमेटली जो है एफआईआर इस मामले में लॉन्च की गई। यहाँ पर जो पिटिशनर है उनका सबमिशन ये कि अगर हम बेर पेरुजल करते हैं एफआईआर को तो इट वुड बी क्लियर दैट कि जो एलिगेशन है अगेंस्ट द पिटिशनर इज़ दैट कि एफआईआर जो है उसने इंस्टीट्यूट नहीं करी है जिस कॉन्सिक्वेंस में लेटर जो है इशू किए गए थे बाय द कंसर्न पीडीओ, मतलब फेलियर टू डिस्चार्ज द ड्यूटी मैंडेट बाय द लॉ। उनका सबमिशन है कि इवन अगर हम ये प्रिज्यूम कर भी लेंगे ये बात सही है विदाउट एडमिटिंग एनीथिंग फर्दर, तो नॉन इंस्टीट्यूशन ऑफ एफआईआर would lead to a criminal action or would lead to a proceeding on the administrative side। कि एफआईआर अगर नहीं भी काटते हैं तो क्या इस कॉन्सिक्वेंस में क्रिमिनल एक्शन होगा
या डिपार्टमेंटल जो है एक्शन होगा। उनका सबमिशन ये है कि अगर जो एलिगेशन फाइल पर है उसको देखें तो नो प्रीमा फेशियल केस जो है मेड आउट होता है और कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो मेड आउट ही नहीं होता है। उनका ये भी कहना है कि जो पिटिशनर है ये अपॉइंट हुआ था सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन द ईयर ऑफ 1994 और इसका सर्विस रिकॉर्ड ये कहता है कि एफआईआर जो है ये लॉन्च हुई है 2005 के अंदर, जबकि 1/9/2004 से इसको स्टेट ऑफ झारखंड का कैडर जो है वो अलोकेट हो गया है। तो कंप्लेंट अथॉरिटी जो है यहाँ पर वो स्टेट ऑफ झारखंड है, ना कि स्टेट ऑफ बिहार। उनका ये भी कहना है कि अगर हम एलिगेशंस को पेरूज करें तो इट वुड बी क्लियर दैट कि जो लेटर लिखा गया था वो था 15/7/2004 का और दूसरा है 28/7/2004 का। उनका सबमिशन है कि 15/7/4 से 20/7/4 तक तो वो सैंक्शन लीव पे था और 28/7/4 का जो लेटर है वो उनकी जानकारी में नहीं आया और उसी दौरान इनका जो अलोकेशन था सर्विसेज का वो हो गया टू द स्टेट ऑफ झारखंड और 1/9/2004 से ये सर्विसेज में है ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। उनका ये कहना है कि जो एक्ट है पिटिशनर का इन नॉट इंस्टीट्यूटिंग द एफआईआर इज़ नॉट डेलिबरेट बट डेफिनेटली देयर वाज एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, जिसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है बट एफआईआर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। उनका ये भी कहना है कि चूँकि हमारा जो अलोकेशन है वो स्टेट ऑफ झारखंड को हो गया है ना, और जो प्रेजेंट एफआईआर है ये उसके बाद की है, इट मीन्स आफ्टर 2 ईयर ऑफ द अलोकेशन, तो उस सिनेरियो में कोई भी मामला जो है वो मेड आउट नहीं होता है। और उनका ये भी कहना है कि जो सब्सिक्वेंट अफसर अपॉइंट हुए उन्होंने भी एफआईआर नहीं काटी, तो उनके विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई इनिशिएट क्यों नहीं हुई, जिससे मालूम पड़ता है कि हमको जो है टारगेट किया गया है और इम्प्लीकेट किया गया है फॉल्सली। इसके अलावा जो कार्रवाइयाँ हैं वो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन है और जो कंप्लेंट अथॉरिटी है वो स्टेट ऑफ बिहार नहीं है। और अगर सेंक्शन ग्रांट की जा रही है बाय द कंसर्न स्टेट ऑफ बिहार तो ये सेंक्शन जो है वो टोटली इनलीगल है और प्रोसिक्यूशन को जो है इनिशिएट इस ग्राउंड पर नहीं कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि चूँकि हमको स्टेट ऑफ बिहार से स्टेट ऑफ झारखंड का कैडर जो है वो अलोकेट हो चुका है और उसके बाद जो है ये एफआईआर कटी है, तो उस सिनेरियो में जो कार्रवाई है वो टोटली डेलिब्रेट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका ये कहना है कि जो इन्फॉर्मेंट है ये अप्रोच हुआ था कंसर्न कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को ब्रिंगिंग टू हिज नोटिस दैट एफआईआर इज़ नॉट बीइंग इंस्टीट्यूटेड, और एलेज कर रहा है इसने कि ब्लैक मार्केटिंग जो है वो फूड ग्रेस की हुई है और कलेक्टर ने भी जो है कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया। और उसके बाद इन्होंने गलत तरीके से जो है विजिलेंस को जो है गुमराह किया है और गलत तरीके से जो है एफआईआर के आदेश प्राप्त किए। अगर एफआईआर की हम एक रीडिंग करते हैं तब भी कोई मामला जो है मेड आउट नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब जब ये अथॉरिटीज़ के पास में अप्रोच हुआ तब कार्रवाइयाँ इसमें नहीं हुई है और सारी की सारी इंक्वायरीज़ में कोई भी इलीगलिटीज़ जो है वो नहीं पाई गई है। तो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि पिटिशनर जो है उसका कोई बैड इंटेंशन रहा हो और वो कोई डेलिब्रेट इंटेंशन लेके बैठा हो, उसका जो इंटेंशन है वो कोई अनावश्यक फ़ायदा लेने का हुआ हो, जिस कारण जो सबमिशन है ये अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और जो केस है पिटिशनर का उसमें मेरिट्स है और उसको जो है सुना जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका कहना ये कि हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन में चला था और ये कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसको कहते हैं एक्सोनरेशन। और जो भी चार्जेस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में थे उसी चार्जेस के बेसिस पे कंप्लेंट है और उसी चार्जेस के बेसिस पे एफआईआर है। तो एफआईआर इज़ टोटली अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इट इज़ अपरेंटली क्लियर फ्रॉम द पेरिजल ऑफ रिकॉर्ड। इसके अलावा उन्होंने PS रजिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट पे जो है रिलाई किया कि अगर एक बार डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो लिया जा रहा है और उसमें कार्रवाइयाँ जो है वो ड्रॉप हो गई है और उसी चार्जेस पर जो है क्रिमिनल केस है और डिपार्टमेंटल एक्शन के एक्सोनरेशन से जो क्रिमिनल कार्रवाइयाँ हैं वो भी स्टैंड नहीं रहती है, ऐसा व्यू होगा और उस व्यू को भी जो है यहाँ पर रिलाई किया गया। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है यहाँ पर कोर्ट ने जो है अवॉर्ड भी करी है। At the outset, we may point out that the learned counsel for the respondent could not but accept the position that the standard of proof required to establish the guilt in a criminal case is far higher than a standard of proof is required to establish the guilt in the departmental proceeding. He also accepted that in the present case, the charge in departmental proceeding and in the criminal proceeding is same. He did not dispute the finding rendered in the departmental proceeding and ultimate result of it. The court also observed that even though all the facts, including the report of Central Vigilance Commission, were brought into notice of High Court, unfortunately the High Court took a view that issues raised has to gone into the final proceeding and report of Central Vigilance Commission exonerating the appellant of the same charge in departmental proceeding would not conclude the criminal case against the appellant. कि अगर वो departmental action से बच भी गया तब भी criminal case जो है वो conclude नहीं होगा. We have already held that for the reason given on a peculiar facts of this case, criminal proceeding against the appellant cannot be pursued. Therefore, we do not agree with the view taken by the High Court और कोर्ट ने प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश्चन करने की ऑर्डर की है. तो सेम केस जो है ये कंसर्न जो है अक्यूज का है, जिस कारण ये लॉ जो है एप्लीकेबल हो गया. इसके अलावा जो अन्य जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, जैसे अशो
वर्सेस डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस पर भी जो है रिलाई किया गया और इसी सिनेरियो में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी उसको भी जो है क्वेश्चन किया गया और इस जजमेंट में भी जो प्रीवियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था उस पर जो है रिलाई किया गया। इनका कहना ये है कि जो भी एलिगेशन हमारे खिलाफ है उससे कोई केस जो है मेड आउट नहीं होता है, एफआईआर जो है टोटली मेलाफाइड है और जो भी हमने ग्राउंड्स रेस किए हैं टोटली अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और वन ऑफ द अक्यूज जो इस केस में था बीडीओ, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई जो है वो क्वेश्चन की जा चुकी है, तो इट इज़ अ फिट केस फॉर द इंटरवेंशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो उन्होंने रेस करी है कि अगर ये पिटिशन स्वीकार नहीं होती है तो अल्टीमेटली वी हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉल्स केस, जो कि अल्टीमेटली जो है कानून की मंशा नहीं है। और सेक्शन 482 की जो पावर दे रखी है कोर्ट को वो इसलिए है कि कोर्ट जो है प्रोसेस का अब्यूज़ जो है रोक सके। विजिलेंस ने जो है जो फैक्ट्स बताए पिटिशन उसको डिस्प्यूट नहीं करा, उनका कहना है सब सैंक्शन आ गई है इस कारण कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाया जाए। बट की पॉइंट इज़ दैट कि सैंक्शन जो है वो है बाय द स्टेट ऑफ बिहार, ना कि स्टेट ऑफ झारखंड के द्वारा, जबकि इसको 2004 में ही स्टेट ऑफ झारखंड का कैडर जो है वो एलोकेट हो चुका था, जिस कारण कंप्लेंट अथॉरिटी जो है वो स्टेट ऑफ झारखंड है ना कि स्टेट ऑफ बिहार। और डिपार्टमेंटल एक्शन में भी कंसर्न अक्यूज को एक्विट कर दिया गया है या उसके विरुद्ध कार्रवाई को जो है ड्रॉप कर दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि जो सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं, सर्कमस्टेंसेस फाइल पर है और जो प्रीवियस अक्यूज्ड हैं उनकी हद तक भी प्रोसीडिंग में जो है क्वेश्चन किया गया है। तो कोर्ट ने कहा जिस सिनेरियो में जो स्पेशल जज का जो ऑर्डर है ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस इज बैटल लॉ एंड इट इज़ लायबल टू बी क्वेश्चन क्वा पिटिशनर, तो इस अर्जी को अलाउ करते हुए प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश्चन करने के आदेश दिए गए। टॉपिक से हमें 3 बात जो है समझने को मिलती है। सबसे पहली बात, जब भी एफआईआर कटेगी इन मामलों में तो आपका स्पेसिफिक रोल क्या है उसको फाइंड आउट करें। नंबर 2, एफआईआर के अवलोकन से आपका स्पेसिफिक रोल कहाँ आ रहा है उसको देखें। नंबर 3, स्पेसिफिक जो है आंसर देवें जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। चौथी बात, अगर आपको लगता है कि एफआईआर जो है शीर अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, जो फैक्ट आपके हैं वो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है और स्टेट भी जो है इसको रिप्यूट नहीं कर पाएगा, देन यू हैव टू मूव टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय द वे ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्वेश्चन पिटिशन, जिसके लिए आप सेक्शन 400 में से सीआरपीसी या आर्टिकल 2 to 7 संविधान पर जो है निर्भर कर सकते हैं। आप जो भी केस मेड आउट करें वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, केस जो है वो हाइपरसेट ना हो, केस जो है बहुत सिंपल मैनर में ड्राफ्ट हो और इजी टू वर्कआउट हो। उससे क्या होगा आपको बेनिफिट कि आप इजीली उस पर आर्ग्यू कर पाएंगे, अपने केस को रख पाएंगे और उसके तहत जो आपके राइट्स कानून में है उसको जो है आप सिक्योर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या पॉइंट रेज हुए वो आपको समझ में आए होंगे। साथियों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।